नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? ईश्वर से वंदन करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, कल मैं आपके समक्ष यह सेशन लेके आया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल खामियां रहीं जिसकी वजह से वॉइस प्रॉब्लम रहा। और आज पुनः मैं आपके समक्ष प्यारे राजस्थान के बारे में, जो गत माह में अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जो चर्चाएं रही है, उनके बारे में आज की सेशन में जानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष पुनः प्रादेशिक परिदृश्य लेकर उपस्थित हूं और ज़्यादा समय जाया न करते हुए आज अपन अध्ययन करने वाले हैं उन सभी तमाम चर्चाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते अपने प्रथम बिंदु की ओर, और जो अपना प्रथम बिंदु रहने वाला है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं कि परीक्षा उपयोगी तथ्य है, क्योंकि अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं इस आज के सेशन का राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में सबसे पहले अपन जानेंगे कि यह कौन सी विधानसभा होने वाली है। तो 16वीं विधानसभा यह होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 199 सीटों पर कुल 1862 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत को आजमाया था और यह मतदान कब हुआ था? तो 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है। वह एक कौन सी सीट है जहां पर मतदान नहीं हुआ? वह श्रीगंगानगर जिले के कर्णपुर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक गुरमीत सिंह कुंदर का 15 नवंबर 2023 को निधन हो जाने पर इस सीट पर चुनाव क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भी कुछ विधानसभाएं रही है जहां पर 199 सीटों पर चुनाव हुआ है, किसी कारणवश एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। तो वह कौन कौन सी विधानसभाएं रही है? तो 2018 में, 2013 में, 1993 में, 1985 में और 1975 में भी एक सीट पर चुनाव नहीं कराए जाने के कारण उस समय भी 199 सीटों पर ही मतदान हो पाया था। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में ईवीएम से कुल 3,92,11,399 वोट पड़े हैं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के वोट निम्न प्रकार हैं और 348 वोट हैं वो थर्ड जेंडर ने भी डाले हैं। दोस्तों, अपने लिए जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल ग्रामीण मतदाता रहे और ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है वो कौन से जिले में हुआ है? तो बांसवाड़ा जिले में हुआ है। बांसवाड़ा में जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ है? बांसवाड़ा जिले में हुआ है। और बात करें अपने शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ है? तो हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। और इनके प्रतिशत भी अपन को याद रखने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर सर्वाधिक मतदान की करें तो बांसवाड़ा में कितने प्रतिशत हुआ है? तो 84.32% मतदान हुआ है। और बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो हनुमानगढ़ जिले में 76.65% वोटिंग हुई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जरूर। अक्सर यह पूछा जाता है। और कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। अपने बहुत ट्रिक के माध्यम से सभी तथ्यों को याद करने वाले हैं। लगातार सेशन से बने रहें और जुड़े रहें। कुल मतदाता दोस्तों कितने थे? तो 5,26,90,146 थे और जिनमें 18 से 30 अगर वर्ष आयु वर्ग की बात करें तो उनमें 1.71 करोड़ युवा मतदाता थे। अगर बात करें अपने 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की तो वो कितने थे? 22,61,000 के लगभग नए मतदाता थे। और ट्रांसजेंडर मतदाता 614 थे और सर्विस वोटर है जो सरकारी कर्मचारी है उनके वोट कितने थे? 1,42,000 के लगभग उनके वोट थे। अगर बात करें एनआरआई की तो वो 273 वोट थे। एनआरआई कौन से होते हैं? जो विदेशों में निवासरत होते हैं। प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों में 117 सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 82 विधानसभा सीटें हैं वहां पर पिछले मतदान की तुलना में मतदान कम हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ है, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ है। और बात करते हैं नेक्स्ट अपने परीक्षा उपयोगी तथ्य की। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में वर्ष 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में मतदान चुनाव में 0.73% की वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो फैक्ट अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस उतना ही मद्देनजर रखना है। इस वर्ष प्रदेश में 75.45%
पोस्टल बैलेट यानी सरकारी कर्मचारियों ने मतदान किया है। ठीक है, इस वर्ष ईवीएम में कुल 74.62% मतदान हुआ। इसमें पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया। विधानसभा चुनाव 2018 में प्रदेश में 74.71% मतदान हुआ था, जिसमें पुरुषों ने 74.75% और महिलाओं ने 74.67% मतदान किया था। ये है 2018 के विधानसभा चुनाव की बात और ये है 2023 के विधानसभा चुनाव की बात। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि बार कितनी चुनाव में वृद्धि हुई है, तो 0.73% की इस बार वृद्धि हुई है। ये अपने को ध्यान में रखना है इस डेटा को। बात करते हैं सबसे अधिक मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वर्ष 2023 में सबसे अधिक 88.13% मतदान कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और वर्ष 2013 में कितना हुआ था? 86.13% हुआ था। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे ना, बहुत आसानी से याद रखेंगे। सबसे अधिक मतदान कौन करते हैं? जहाँ के लोग कुशल होते हैं। कुशल होते हैं वो अधिक भाग क्या करते हैं? अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं हर कार्य में। तो कुशलगढ़ के लोगों ने कुशल थे, इसलिए क्या किया? सर्वाधिक मतदान किया। कुशलगढ़ के लोग क्या थे? कुशल थे। उन्होंने क्या किया? सर्वाधिक मतदान किया। इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। बात करें पोखरण, कुशलगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, तो इन महिलाओं का क्रमशः निम्न प्रतिशत वोट रहे हैं। सबसे कम मतदान वाले क्षेत्र, ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे अधिक वाला अपने पढ़ा कुशलगढ़ था और सबसे कम वाले को भी अपन जान लेते हैं। इस वर्ष 2023 में आहोर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम में सबसे कम मतदान 61.24% हुआ। कैसे याद रखेंगे? आहोर, आहोर वाले क्या हो गए भाई? बोर हो गए थे। वो कहते कोई विकास नहीं हुआ, इस बार हम मत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आहोर वाले क्या हो गए? पहले शासन से बोर हो गए थे। अन्यथा किसी प्रकार यह तथ्य न जोड़े। मैं आपको ओनली फॉर याद कराने के माध्यम से तथ्य को कोरिलेट करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथी अध्ययन कर रहे हैं वो आसानी से याद कर पाए। अपना एम इतना ही होता है कि अपने किसी ट्रिक से कोरिलेट करें और अपने को याद रहे, अपने परीक्षा की दृष्टि से अपना प्रश्न गलत न हो, अन्यथा किसी तरीके से न जोड़ें। अहोर वाले क्या हो गए थे दोस्तों? बोर हो गए थे। अहोर वाले क्या हो गए थे? बोर हो गए थे। इसलिए इन्होंने क्या किया? वोट कम दिए, मतदान कम किया। तो इस तरीके से अपने याद रखेंगे। सबसे कम मतदान कौन सी विधानसभा में हुआ? आहोर में। सबसे अधिक कहाँ हुआ? कुशलगढ़ में। तो याद रख लेंगे ना मेरे प्रिय साथियों। कैसे लगी ट्रिक जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। जोधपुर, टोडाभीम और बामनवास विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, 62.97%, 63.22%, 63.63% रहा। अगर बात करें मतदान प्रतिशत की, मतदान प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ बढ़ा है? तो वो बढ़ा है दोस्तों बसेड़ी विधानसभा में। सर्वाधिक मतदान 9.6% बढ़ा है। ठीक है, यानी मतदान प्रतिशत कहाँ पे बढ़ा है? बसेड़ी में। कैसे याद रखेंगे कि सर्वाधिक लोग कहाँ पर आके बस गए? बसेड़ी में। सर्वाधिक लोग वहाँ पर आ गए तो बस गए। सर्वाधिक बसने पर क्या होगा? मतदान प्रतिशत भी अधिक होगा। तो सर्वाधिक लोग कहाँ के बसे? बसेड़ी में। तो मतदान प्रतिशत कहाँ का बढ़ा? बसेड़ी का। तो इस प्रकार अपने याद रखेंगे। उसके बाद तारानगर में 7.65% की वृद्धि हुई है और आसपुर में 7.01% की वृद्धि हुई है। विधानसभा क्षेत्र जहां मतदान प्रतिशत सर्वाधिक गिरा, तापमान सर्वाधिक कहाँ गिरता है दोस्तों? फलोदी में। बढ़ता भी फलोदी में, गिरता भी फलोदी में है। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखेंगे इसको। फलोदी में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक 7.15% की गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रकार अपने तापमान से कोरिलेट करके भी इसे याद रखने वाले हैं। इसके बाद हिंडौन में और जैसलमेर में निम्न गिरावट दर्ज की गई है। कैसे लगे सभी मेरे प्रिय साथियों को ये तथ्य और कैसी लगी ट्रिक्स जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ? तो कुशलगढ़ के लोगों ने किया। सबसे कम कहाँ हुआ? आहोर वाले हो गए बोर। ठीक है, मतदान प्रतिशत कहाँ बढ़ा? जहाँ के लोग ज़्यादा बसे हुए हैं तो वहाँ बसेड़ी में बढ़ गया। और तापमान कहाँ गिरा? फलोदी का। तो मतदान भी गिर गया किसका? फलोदी का। और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान क्यों हुए हैं? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। और बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो बांसवाड़ा में। इस प्रकार अपने याद रखने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो अपने कौन से जान लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 199 निर्वाचन क्षेत्र थे और मतदान केंद्र थे कितने थे? तो शुभ अंकों से मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। अपने कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो कितना रुपया को प्रसाद चढ़ावा? 51 रुपया हो, 7 रुपया हो, 5 रुपया हो। तो इन हिसाबों आ विकिया करियो 51 और 7 को मुख्य बना था। इस प्रकार
51,507 अपने क्या थे, मतदान केंद्र बनाए गए। इन्होंने कहा, मुख्य अपने निर्वाचन आयुक्त है, उन्होंने कहा जो चुनाव है भगवान सुख शांति संपन्न हो जाए, 51 रुपया को प्रसाद चढ़ा देंगे। तो क्या करियो, 51 रुपया को प्रसाद चढ़ा दियो, फिर 7 रुपया को प्रसाद चढ़ा दियो। तो 51,507 मतदान केंद्र बनाए, इस प्रकार अपनी याद रखने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, सबसे ऊंचा पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है, गुरु शिखर माउंट आबू में, तो वहीं सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बनाया गया माउंट आबू सिरोही के शेरगांव में। विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 सितंबर 2023 को की जाएगी, ये हो चुकी है। और किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है जो अपनी आगामी में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो भाजपा को, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और वे अपने सीएम बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम की घोषणा नहीं हुई है आज के इस घड़ी तक। नेक्स्ट अपने टॉपिक है 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रदर्शन। राजस्थान विधानसभा चुनाव की जानकारी कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप शेयर कीजिए, अपना कमेंट शेयर कीजिएगा ताकि और अपने रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन कर सकें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तथ्य की ओर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रदर्शन। यह दोस्तों कहाँ हुआ है 37वें राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान में 14 स्वर्ण, 18 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 65 पदक जीतकर राजस्थान 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए, जो 14 खिलाड़ी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। बास्केटबॉल में अगर बात करें तो लोकेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष जी मीणा, जयदीप राठौड़, आशीष जी त्रिवेदी ने। अगर बात करें अपने भारोत्तोलन में तो नितेश जांगीर ने जीता है। रोल बॉल में टीम पुरुष वर्ग की टीम ने जीता है। और वुशु में अलग अलग किलोग्राम में निमन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करें अपन 75 किलोग्राम कैटेगरी की तो उसमें मुकेश चौधरी जी ने जीता है। अगर बात करें 85 किलोग्राम में तो तौसीफ हसन जी ने जीता है। और बात करें अगर 65 किलोग्राम में तो नितिका बंसल जी ने जीता है। और पैन फेंक सिलट में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 65 से अगर 45 से 50 की स्टैंडिंग वुमेन की बात करें तो अदिति नाहरला ने यह गोल्ड मेडल जीता है। 80 से 85 की स्टैंडिंग मैन की बात करें तो रवि चौधरी ने जीता है। और तीरंदाजी में जीता है स्वाति दूधवाल, कृति स्वामी, प्रियंका मीणा और प्रिया गुजर। और जूडो की बात करें तो आराध्या चोपड़ा जी ने यह जूडो में गोल्ड मेडल जीता है। स्काई मार्शल आर्ट की बात करें तो शहादत अहमद ने जीता है। और साइकिलिंग में मोनिका जाट ने गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रकार ये निम्न खिलाड़ी थे 14 जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत। अभी हाल ही में 3 जो न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रमोशन हुआ है। हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें से एक अपने राजस्थान के चीफ जस्टिस शामिल है। कौन, मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। इसके साथ 2 अन्य और हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र जी शर्मा और एक गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है संदीप मेहता जी। इस प्रकार तीनों का क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये जस्टिस बन चुके हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार जब राजस्थान के उच्च न्यायालय में भी 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसकी चर्चा अपने पीछे की क्रोनोलॉजी में गतमाही की क्रोनोलॉजी में अपन अध्ययन कर चुके हैं, जिसको आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद करवाए थे। किस ट्रिक से, एक बार अपन जान लेते हैं कौन कौन से न्यायाधीश हैं। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश अवनीश झिंगन जी और न्यायाधीश अरुण मोंगा तथा तेलंगाना हाईकोर्ट से न्यायाधीश मनूरी लक्ष्मण को राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है। तीनों न्यायाधीशों को राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह ने 1 नवंबर 2023 को शपथ ग्रहण करवाई थी। इसे अपन ने दोस्तों याद रखा था आम से। किस ट्रिक से, आम से। अरुण मोंगा जी, अवनीश जी और मनूरी लक्ष्मण को। इस प्रकार अपने शानदार बेहतरीन ट्रिक से इनको याद किया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट दोस्तों जो अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, स्लेश लोढ़ा जी। स्लेश लोढ़ा जी को काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये अपने जोधपुर से बिलोंग करते हैं। शायद ये तारक मेहता उल्टा चश्मा में अपना किरदार अदा करते हैं। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है इन टीवी सीरियल्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्लेश लोढ़ा जी तारक मेहता उल्टा चश्मा में भी अपना रोल भूमिका अदा करते हैं।
हिंदी कविता के कवि, लेखक व अभिनेता श्लेष लोढ़ा को इस वर्ष में 48वें काका हाथरसी हास्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोधपुर निवासी श्लेष लोढ़ा को यह पुरस्कार काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आयोजित समारोह में 5 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। इसमें एक इन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि श्लेष लोढ़ा जी टीवी के विभिन्न कविता कार्यक्रम जैसे बहुत खूब, वाह भाई वाह, क्या बात है आदि में संचालन व निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। IIT जोधपुर सहित प्रदेश के 5 अन्य स्थानों पर लगेंगे 5G टेस्टिंग लैब। शिक्षा में तकनीकी क्षेत्र का अधिक टेक्नोलॉजी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 5G टेस्टिंग लैब का स्थापित किया जा रहा है। वह कौन कौन से 5 स्थानों पर लगेगी, इसकी चर्चा अपन आगामी सेक्शन में करते हैं। बने रहें इस एपिसोड में और जानते रहिए और रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ते रहिएगा। केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से देश के 100 उच्च शिक्षण संस्थाओं में 5G टेस्टिंग लैब खोली जा रही है। कितने संस्थाओं में? 100 में, 100 उच्च शिक्षण में, जिसमें 5 अपने राजस्थान के शामिल है। वो कौन कौन से दोस्तों, आइए जान लेते हैं। IIT जोधपुर में 5G टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में, बिट्स पिलानी झुंझुनू में और MNIT जयपुर में और वंशली विद्यापीठ निवाई टोंक में यहाँ 5G टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। उद्देश्य क्या होगा? 5G तकनीक में छात्रों और शैक्षणिक समुदायों की क्षमता को बढ़ाना है। ये दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान को मिला अमृत अवार्ड। राजस्थान को कौन सा मिला है? अमृत अवार्ड। और श्लेष लोढ़ा जी को कौन सा मिला था? काका हाथरसी पुरस्कार। ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान को मिला अमृत अवार्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया था। उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान ने इसमें तृतीय स्थान हासिल किया है और अमृत अवार्ड प्राप्त किया है। इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के भव्य समापन के समारोह में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी से 31 अक्टूबर 2023 को यह अवार्ड ग्रहण किया था। और अगर इसमें बात करें प्रथम स्थान की और द्वितीय स्थान की, तो प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर ने को मिला है और द्वितीय स्थान गुजरात ने अर्जित किया है। और अपने राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। तो सभी मेरे प्रिय साथी से याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। राजस्थान बनेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। अपने जोश और जुनून को मत जगाए रखिएगा, लगातार बनाए रखिएगा और अध्ययन करते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे थकना नहीं है और उबना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है। ये दुनिया का असूल है, जब तक हम काम हैं, जब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। इसे याद रखिएगा और लगातार जोश और जुनून बनाए रखिएगा, क्योंकि अपने बहुत शानदार तरीके से सेशन सभी अटेंड कर रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद अब प्रदेश में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसका गठन दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है और यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगी। इससे क्या लाभ होगा दोस्तों? इससे लाभ होगा कि स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में मजबूती मिलेगी और स्कूलों के प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जिसमें समस्त छात्र है और सभी टीचर्स है वो बढ़ चढ़ कर अध्ययन कराएंगे। अपना लर्निंग है, अध्ययन है, वो बेहतरीन तरीके से करेंगे और जिसमें छात्रों को भी बहुत सहायता मिलने वाली है। इस प्रकार स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया गया है। ये सभी मेरे प्रिय साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। तो ST2 बनी देश की सबसे उम्रदराज भागिन। ST2 क्या है दोस्तों? ST2 एक भागिन है जो सबसे बूढ़ी भागिन बन चुकी है। इसने क्या किया? अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। ऐसी बेटी जो अपनी माँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अपनी माँ, इसकी माँ थी कौन? मछली, जो रणथंभौर में थी भागिन, उसका रिकॉर्ड तोड़कर यह क्या बन चुकी है? प्रथम स्थान पर आ गई है। सरिस्का अलवर की भागिन ST2 ने देश की सबसे उम्रदराज भागिन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। जुलाई 2004 में जन्मी ST2 की आयु 19 वर्ष 4 माह हो चुकी है। इस मामले में ST2 ने अपनी मां को भागिन मछली को रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अगस्त सितंबर 1997 में वर्षा काल में जन्मी मछली का 19 वर्ष की आयु में 18 अगस्त 2013 को 16 को मौत हो गई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान ने क्या भूमिका निभाई, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं।
14 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2023 को किया गया है। इस मेले में राजस्थान की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प पर्यटन को औद्योगिकों को दिखाया गया था और इसमें राजस्थान ने कौन सा पदक हासिल किया है, तो कांस्य पदक हासिल किया। ये अपने को ध्यान में रखना है। भाप्रीता सोनी जी, भाप्रीता सोनी जी कौन है, तो भाप्रीता सोनी जी जयपुर मंडल की पहली महिला सुरक्षा प्रमुख बन चुकी है। ये अपने को ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, अपने से पूछा जा सकता है। गोपाल दास जी, चर्चा कर लेते हैं गोपाल दास जी की। गोपाल दास जी दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ नरैना पीठ के 20वें पीठाधीश्वर थे, जिनका 25 नवंबर 2023 को निधन हो गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। चंद्रभागा कार्तिक मेला, जो चंद्रभागा कार्तिक मेला झालरापाटन में आयोजित होता है और यह मेला 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह अपने को ध्यान में रखना है और इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों को पीएम श्री योजना से चयन किया गया है। इन विद्यालयों को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और कक्षों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम श्री योजना में दोस्तों जो सरकारी विद्यालय है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके आकार को, उनके ढांचा को, उन कक्ष को आधुनिक यानी डिजिटल बनाने में, सभी प्रकार की गतिविधियों में उन्हें उस स्तर पर लाने में जो भी सहायता होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। इस प्रकार जो भी स्कूल होंगे उनके नाम के आगे पीएम श्री लगाया जाएगा। जो इस योजना से लाभान्वित होंगे सरकारी स्कूल, और जो मुख्य प्रवेश द्वार होगा वहाँ पर इस योजना का लोगो लगेगा। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है, यह आप जान लेते हैं। इस क्रम में योजना के सभी चयनित 402 विद्यालयों को नाम के आगे पीएम श्री लिखने और प्रवेश द्वार पर पीएम श्री योजना का निर्धारित लोगो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें कुल 716 विद्यालय चुने गए हैं, लेकिन पहले चरण में जो अपग्रेड हुए हैं वो कितने हुए, 402 हुए हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये दोनों आंकड़ा को अपने को ध्यान में रखना है। तो पीएम श्री योजना क्या है, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाना, कक्ष को आधुनिकीकरण करना। पुष्कर पशु मेला, यह कब आयोजित किया गया है दोस्तों, तो 14 से 27 नवंबर 2023 तक यह आयोजित हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सभी मेरे प्रिय साथी जानते हैं। आरएनजीसी, आरएनजीसी दोस्तों रामानंद गोयल एंड कंपनी आरएनजी को एसोचैम द्वारा एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट एडवाइजरी ऑफ द ईयर अवार्ड नवंबर 2023 में सम्मानित किया गया है। क्योंकि इससे पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से, आवासन मंडल से और रेरा से भी यह रजिस्ट्रेशन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें इस संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा रेरा क्या है और हाउसिंग बोर्ड, इन दोनों की स्थापना कब की गई, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। अगर मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अगर अभी बता देता हूं तो आप इसके बारे में और अधिक जानेंगे नहीं। एक बार जरूर गूगल पर सर्च कीजिएगा रेरा और हाउसिंग बोर्ड क्या है, क्योंकि अपन खुद अगर कोई एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो अधिक सीखते हैं। मैं तो बताऊंगा ही आपको। डॉक्टर मधुकर गुप्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो नोट लगा लो, 2000 वाला बंद हो गया, 500 वाले 5-6 लगा लो, अपने से पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर से नवंबर 2023 में सम्मानित किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों में इंटरनेशनल अवार्ड इन्होंने जीता है पुर्तगाल के लिस्बन में। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। याद कैसे रखेंगे, मधुकर, मधु मैंने क्या होता है, मीठा, स्वीट। तो मधुकर जी इतने स्वीट हैं कि इन्होंने अपने कार्य इतना बखूबी निभाया कि इन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर चुन दिया। इतने स्वीट हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर बना दिया। कौन कितने स्वीट हैं, मधुकर जी स्वीट हैं और इन्हें इलेक्शन ऑफ द ईयर बना दिया। ये अपन ध्यान में रखेंगे। धीरज सेठ जी, अब धीरज सेठ जी क्या हैं, सेठ जी ने भाई सैन्य स्टेशन को संभाल लिया है, सैन्य स्टेशन को संभाल लिया। सेठ जी ने क्या है, SSS से याद रखेंगे, सेठ जी ने क्या सैन्य स्टेशन संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने जयपुर सैन्य स्टेशन में शक्ति दक्षिणी पश्चिम कमान का प्रभार 1 नवंबर 2023 को संभाला है।
अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हायर कमांड कोर्स महू और नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आपको तथ्य बताने जा रहा हूं, मैं आपसे चर्चा होने जा रहा हूं, आपसे रूबरू होने जा रहा हूं जिस फैक्ट के बारे में, उस पर भी आप नोट लगा लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। सतरंगी सप्ताह ये अपने मतदान से संबंधित है। कब मनाया गया? ये 16 नवंबर से 22 नवंबर 2023 तक बनाया गया और इसे क्या बोला गया? सतरंगी सप्ताह। इसमें क्या था? प्रत्येक मतदाता तक मतदान का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से इस सतरंगी सप्ताह को आयोजित किया गया था। इसके तहत प्रतिदिन जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक मतदान जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सतरंगी सप्ताह में विधानसभा चुनाव 2018 में कम मतदान वाले केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो सतरंगी सप्ताह को अपन ध्यान में रखना है। दिव्य कीर्ति सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अब अपन फैक्ट पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, न्यूज एंड शॉर्ट है दोस्तों। दिव्य कीर्ति सिंह जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था, पहला स्वर्ण दिलाया था, उनको क्या बनाया गया था? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था। और इन्होंने ये पहले भी इंडियन टुडे वुमेन अचीव अवार्ड जीत चुकी है और स्वाई जयपुर का अवार्ड भी इन्हें नवाजा जा चुका है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 43वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप राजस्थान के भरतपुर में आयोजित हुई है, ये अपने को ध्यान में रखना है बस, और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य बन चुका है। इसका मत्स्य पालन में शीर्ष राज्य बन चुका है। अनपरा ई क्या है दोस्तों? अनपरा ई के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 वाट का एक बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी 20 नवंबर 2023 को दी है। 18,624 करोड़ की अनपरा ई तापीय परियोजना UPRVUNL और NTPC के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। तो अनपरा ई क्या एक विद्युत परियोजना है, अपने को तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। आपको मैं एक बार जरूर रिकैप करवा देता हूं, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। दिव्य कीर्ति सिंह जी इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया। सतरंगी सप्ताह 16 से 22 नवंबर 2023 तक बनाया गया था। और सेठ जी क्या संभालेंगे? जयपुर में सैन्य स्टेशन संभालेंगे। मधुकर गुप्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, ये इंटरनेशनल अवार्ड इन्होंने अर्जित किया है। PM श्री योजना के बारे में अपन ने जाना, 716 402 इस प्रकार लिख लीजिएगा। चंद्रभागा पशु मेला और भावप्रीता सोनी जी जयपुर मंडल की पहली महिला सुरक्षा प्रमुख बने हैं। और राजस्थान को मिला है अमृत अवार्ड। ST2 बाघिन के बारे में अपन जान चुके हैं। और 5 जो स्थानों पर 5G टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया जाएगा उसके बारे में अपन जाना है। तो इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का अपन ने अध्ययन किया है। और राजस्थान विधानसभा चुनावों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में अपन जाना है। और कैसे लगी सभी ट्रिक्स आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि अपन जिस तरीके से पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल शब्द अपने डिक्शनरी में, अपने शब्दकोश में नहीं है। क्योंकि दोस्तों कुछ चंद लाइनों के माध्यम से मैं इस मुश्किल को हटाना चाहूँगा अपने इस अध्ययन के क्षेत्र से। मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहो तो कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस प्रकार चंद लाइनों के माध्यम से आज के सेशन को समापन करना चाहूँगा। और ज़रूर आप बताइएगा आज का सेशन कैसे रहा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।